नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जो आजकल मैं आपको टॉपिक आजकल समझा रहा हूँ वो लेसन नंबर 6 का, जिसका नाम है आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम आजकल सीख रहे हैं दंड आरेख तथा वृत्तीय आरेख। दोस्तों, हम जानते हैं कि आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है जब हमारे पास आंकड़ों का संकलन होता है, जब आंकड़ों को हम व्यवस्थित रूप से लगाते हैं तब जाकर के हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता है। दोस्तों, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में अभी तक जो हमने समझा वो दंड आरेख के विभिन्न प्रकार को समझा। दंड आरेख में हमने सरल दंड आरेख बनाना सीखा, बहुगुणी दंड आरेख बनाना सीखा दोस्तों, उपविभाजित दंड आरेख बनाना सीखा। ऐसे हमने बहुत सारे दंड आरेख बनाना सीखे। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो समझाऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम है विचलन दंड आरेख। ठीक है दोस्तों, डिविएशन बार डायग्राम। दोस्तों, इसको बनाना भी बहुत आसान है और आजकल यही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, समय को बिना वेस्ट किए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं विचलन दंड आरेख, मतलब कि जो दंड आरेख का ये 5वां प्रकार है, इसको समझाने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं साथियों कि भाई जो दंड आरेख है, जो आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, वो कहना क्या चाहता है। कहता है कि भाई आंकड़ों को अगर चित्रों द्वारा सरल, सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, जो भी हम आंकड़ों को चित्र द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या है कि भाई हम आंकड़ों को देखते ही एनालाइज कर लें कि भाई हमारे जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं या समांतर रूप से चल रहे हैं। तो इसी को हम चित्र द्वारा अपने आंकड़ों को, उनकी जो बढ़ता है या घट रहा है, इन सब को हम चित्र के माध्यम से जो प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं को हम आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण कहते हैं। दोस्तों, इसकी एक परिभाषा यहाँ जो मैंने अंडरलाइन किया है वो क्या कहता है कि आंकड़ों को चित्रों द्वारा सरल, सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। चित्रीय प्रस्तुतिकरण के मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। दोस्तों, कौन कौन से 3 प्रकार साथियों? सबसे पहला क्या दे रखा है हमारा? ज्यामितिक रूप से, जिसमें दंड आरेख तथा वृत्तीय आरेख आते हैं। आवृत्ति चित्र में दोस्तों आयत चित्र, बहुभुज और तोरण, जिसे ओजाई वक्र कहते हैं, ये आते हैं। और तीसरा जो है दोस्तों वो आपका रेखीय ग्राफ तथा कालिक श्रृंखला ग्राफ होता है। दोस्तों, एक जनरली भाषा में बोलूं, ये लेसन नंबर 6 बनता है, ये लेसन नंबर 7 बनता है, ये लेसन नंबर 8 बनता है। इसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको इसके जो दंड आरेख हैं उसके मैंने लगभग दोस्तों जितने हमारे प्रकार होते हैं, 4 प्रकार है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं समझी है दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तथा दोस्तों, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के आर्थिक सांख्यिकी बुक का, स्टेट्स वाली बुक के जितने भी लेसन हैं उनको मैंने क्रम वाइज लगा दिया, वो भी उसमें भी देख सकते हैं। वेस्टी बुक का भी है दोस्तों, समष्टि बुक का भी है। अगर आप जनरली कोई जीके पढ़ना चाहते हो वो भी दोस्तों आपको मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास में। दोस्तों, आज का जो मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा वो क्या कहता है हमारा विचलन दंड आरेख। दोस्तों, परिभाषा आप देख रहे होंगे भाई, विचलन दंड आरेख को इंग्लिश में क्या बोलता है? डिविएशन बार डायग्राम। विचलन दंड आरेख का प्रयोग समय तथा स्थिति से संबंधित चरों के शुद्ध विचलन को प्रकट करने के लिए किया जाता है। वे दंड आरेख जो धनात्मक विचलनों को प्रदर्शित करते हैं आधार रेखा के ऊपर, तथा वे दंड जो ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं आधार रेखा के नीचे हैं। ये दंड आरेख विचलनों की मात्रा तथा दिशा दोनों को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ध्यान होगा, हमने ऐसे ही कुछ आंकड़े थे जिसमें हमने सरल दंड आरेख बनाना सीखा था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों विचलन दंड आरेख में डिविएशन में साथियों, यहाँ पे आपको ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या मिलेंगी। ये देखो ऋणात्मक हो गए, है ना? ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, और ये आपके क्या हैं? ये पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों इसी को विचलन दंड आरेख कहा जाता है, जिसमें दोस्तों अगर कोई भी आंकड़े होते हैं, हमारे आंकड़े होते हैं, अगर वो नेगेटिव में जाते हैं तो भैया वो नीचे की ओर, आधार रेखा के नीचे की ओर होते हैं। अगर वो पॉजिटिव में है वो ऊपर की ओर जाते हैं। तो आइए इसी के
जो हमारे पास डाटा है उसी को हम एक डायग्राम में समझते हैं। पहले आप देख लीजिए दोस्तों, 2012 में 30, ठीक, और 2013 में -20। ये क्या है, बचत और घाटा का आंकड़ा होता है। ठीक है, अब देखो 2012 में कितना था दोस्तों, 30, तो आगे हमारा यही 2012 में 30, 2012 ये रहा। 2012 में कितना दोस्तों, हमारा जो बचत और घाटा को प्रदर्शित कर रहा है वो है 30, और वहीं पे 2013 में हमने पढ़ा था -20, तो माइनस दोस्तों नीचे की ओर आता है और प्लस को ऊपर की ओर। उसी प्रकार दोस्तों ऊपर देखो, 2014 और 2015 का एक ही बार देख लो, मतलब कि 2014 में 10 और 2015 में 15। 2010 में दोस्तों 2014 में 10 आ गया, तो 10 क्या हमारा प्लस का है, जो प्लस के होंगे वो ऊपर की ओर जाएंगे और जितने भी माइनस के होंगे वो नीचे जाएंगे। दोस्तों आपकी ये सारी एक चीज याद रखना, दंड आरेख की ये शर्त है, ये विशेषता है, कहता है कि सभी आंकड़ों को उनकी आधार रेखा पर दर्शाना चाहिए, मतलब कि आधार रेखा को स्पर्श करना चाहिए। और एक चीज और विशेषता मैंने ये भी आपको बताया कि इनका जो स्पेस होना चाहिए, ये स्पेस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, और जो दंड बनाओ उनकी जो मोटाई होती है वो भी आपकी सबकी सेम होनी चाहिए। कोई ये नहीं कि कोई मोटा बना रहे हैं आप, ठीक है, कोई आप बहुत पतला बना रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। सभी दंड आरेख दोस्तों एक ही रूप में होने चाहिए। अगर वो पॉजिटिव में हैं और नेगेटिव में हैं तो वही आपके विचलन दंड आरेख कहलाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपने जो ये देखा, विचलन दंड आरेख बनाना सीखा, वो आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, उसमें हम समझेंगे दोस्तों वृत्तीय आरेख कैसे बनाया जाता है, जो कि बहुत ही दोस्तों बहुत मतलब कि मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों आप अक्सर बार डायग्राम हर जगह देखते होंगे। तो दोस्तों उसको हम बनाना सीखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।